नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सृष्टि क्लासेस नौहर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं केपी न्योल और अपने जो पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल विषय बहुत ही शानदार तरीके से प्रत्येक बात को क्लियर करते जा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी भाई बहनों का प्रेम इसी तरह अगर बना रहा तो अपने एक बहुत बड़ा इतिहास रचने वाले हैं ज्योग्राफी के अंदर। ये कभी नहीं होगा कि सर ज्योग्राफी का प्रश्न हमारा गलत हो गया। तो सभी भाई बहनों से निवेदन है, पहले सेशन शुरू होने से पहले एक बार अपने क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी भाई बहनों को पता चल जाए कि हमारे केपी सर हमारे सामने, हमारा परिवार सृष्टि परिवार हमारे सामने एक बार फिर से हाजिर है। तो सभी भाई बहन क्लास को पहले शेयर कीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। आज का जो सेशन है, इस सेशन के अंदर अपने जो बात करेंगे, जैसे राजस्थान के अंदर राजस्थान का भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे और भौतिक प्रदेश के अंदर हमने पढ़ा था दोस्तों कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। आपका आंसर आना चाहिए। हाँ जी, राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 4। कौन कौन सा? उत्तरी पश्चिम रुसलीय प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये बातें पढ़ने के बाद क्या होता है दोस्तों कि हमें प्रत्येक बात का एक अलग से तरीके से याद रखना है। कैसे याद रखना है कि जो प्रश्न बार बार जो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश हैं, ऐसे प्रश्न आप लोगों के ऐसे दिमाग में सेट हो जाएंगे कि राजस्थान को आगे इसके बाद अपने पढ़ेंगे जलवायु प्रदेश, उसके बाद अपन पढ़ेंगे राजस्थान के कृषि कृषि प्रदेश। तो क्या होंगे कि अपने आप ये याद होने वाली बातें हैं जो बेसिक तरीके से याद होता जाएगी। राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा? आपका आंसर आएगा 5। लेकिन राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा? आप कहेंगे सर 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा। जिस भाई बहन ने भौतिक प्रदेश पढ़ रखा है उसके लिए जलवायु पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। जिसने जलवायु को पढ़ लिया है उसके बाद उसके लिए नहरें पढ़ना, झीलें पढ़ना और सिंचाई परियोजनाएं पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सभी भाई बहनों से एक बार निवेदन है कि अपने आज की सेशन के अंदर जो पढ़ेंगे वो आराम से आप लोग पहले ध्यान से सुनिए। आज की जो क्लास है हम पढ़ेंगे राजस्थान का भौतिक प्रदेश के अंदर जो हमारा शेष बचा हुआ पार्ट है, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग और राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। इससे पहले हमने उत्तरी पश्चिम रुसलीय प्रदेश को कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ हमने एक भाग जो बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कौन सा? मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, उसको भी हमने क्लियर कर लिया है। तो आज के सेशन के अंदर हम शुरुआत करते हैं दोस्तों पूर्वी मैदानी भाग की। आइए सभी भाई बहन एक बार क्लास को शेयर कीजिए ताकि सभी भाई बहनों तक हमारी क्लास पहुंच सके और हम संख्या में कुछ हो जाए तो हमें आनंद आए दोस्तों। तो हाँ, आपसे निवेदन है ताकि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आइए भाई, आज की जो क्लास की बात करूं, आज की क्लास के अंदर आपको पढ़ना क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें से 3 नंबर जो भौतिक प्रदेश है जिसका नाम क्या है आपके सामने लिखा हुआ है, ध्यान से सुनते जाइए। पूर्वी मैदानी प्रदेश या पूर्वी मैदानी भाग भी इसको बोला जाता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये लो दोस्तों आपके सामने लिख दिया है मैंने, पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये लो दोस्तों आपके सामने है। अब जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसकी बातें हमें पता होना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं कि पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण कब हुआ था? प्लेस्टोसीन काल में। मैंने एक सारणी के अंदर बताया हुआ है बहुत सारी बातें। और पूर्वी मैदानी भाग की बात करें, इसका ढाल कैसा है? पश्चिम से पूर्व की ओर। देखो पहले अपने बात करते हैं, जैसे जैसे आपके सामने ये राजस्थान का मैप बनाया हमने और राजस्थान के मैप के अंदर हमने बात की। दोस्तों ध्यान से सुनते, ये लो जैसे मैंने आपके सामने ये डायग्राम बना दिया है और इस डायग्राम के अंदर हमने क्या किया है कि अलग अलग भौतिक प्रदेश भी बनाए हैं। दोस्तों ध्यान से सुनते, इससे ऊपर वाला जो भौतिक प्रदेश है आपको पता है कि ये उत्तरी पश्चिम रुसलीय प्रदेश है और जो ये भौतिक प्रदेश है ये हमारा मध्यवर्ती अरावली प्रदेश है। और इसी के साथ जो ये भौतिक प्रदेश है इसका नाम क्या है? तो आप कहेंगे सर इसका नाम तो पूर्वी मैदानी भाग है। कौन सा नाम है दोस्तों? पूर्वी मैदानी भाग। ये आपका पूर्वी मैदानी भाग है। सुनते रहिए आप लोग। जो आपका पूर्वी मैदानी भाग है इसका निर्माण प्लेस्टोसीन काल में हुआ था। इसके पास कितना क्षेत्रफल था? तो आपका आंसर आएगा कि इसके पास 23% क्षेत्रफल था। और यहाँ पर जनसंख्या कितनी थी? 39%। यहाँ पर जिलों की संख्या कितनी थी? 10। तो आपका निर्माण, पूर्वी मैदानी भाग का निर्माण प्लेस्टोसीन काल में हुआ था। ढाल कैसा है? हम कहेंगे सर पश्चिम से
पूरब की ओर इसका ढाल है, किसका अवशेष माना जाता है? आप कहेंगे सर तेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। भारत के कौन से भौतिक प्रदेश का हिस्सा माना जाता है? आप कहेंगे सर उत्तर भारत के विशाल मैदानी भाग का। अरे पूर्वी मैदानी भाग की जलवायु कैसी है? आप कहेंगे सर आर्द्र जलवायु है। कौन सी जलवायु है? आर्द्र जलवायु है। जिस बच्चे ने पीछे वाली क्लास नहीं देखी है वो पीछे वाली क्लासें कंप्लीट करके आगे क्लासों को देखे, ताकि अपने आप आसान तरीके से समझ में आता जाएगा। ये सारी बातें हम लोगों ने पहले पढ़ रखी। अब सुनते जाइए। प्रश्न आएगा कि राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी भौतिक प्रदेश है ये क्या है? दोस्तों ध्यान से सुनिए, इसके आगे पहले शब्द ही पूर्वी लगा हुआ है, मतलब ये राजस्थान के पूर्वी भाग का एक विशाल मैदानी भाग है। किसका है? पूर्वी भाग का। राजस्थान के पूर्वी भाग का एक विशाल मैदानी भाग क्या कहलाता है? आप कहेंगे सर पूर्वी मैदानी प्रदेश कहलाता है। ध्यान से सुनते, पूर्वी मैदानी प्रदेश की अगर अपने बात करें कि पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण किससे हुआ, इस क्षेत्र को कहा जाता है दोस्तों नदी बेसिन क्षेत्र। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? इसको कहा जाता है दोस्तों नदी बेसिन क्षेत्र कहा जाता है। और जो आपका नदी बेसिन क्षेत्र है ये कौन सा भौतिक प्रदेश है? आप कहेंगे सर पूर्वी मैदानी भाग। पूर्वी मैदानी भाग की बात करें तो पूर्वी मैदानी भाग कौन सी नदियों द्वारा निर्मित है? आप कहेंगे गंगा व यमुना नदी द्वारा। गंगा व यमुना नदी द्वारा निर्मित भौतिक प्रदेश कौन सा है? आप कहेंगे सर गंगा व यमुना द्वारा निर्मित भौतिक प्रदेश है जिसका नाम है पूर्वी मैदानी भाग। पेपर में प्रश्न आएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न, ध्यान से सुनिए। राजस्थान का ऐसा कौन सा भौतिक प्रदेश है जिसका निर्माण नदियों के द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है दोस्तों? नदियों के द्वारा। आपका आंसर आएगा पूर्वी मैदानी भाग ऐसा भौतिक प्रदेश है जिसका निर्माण किसके द्वारा होता है? नदियों के द्वारा। अब सुनते जाइए, जो आपका पूर्वी मैदानी भाग है इसको कितने उपभागों में बांटा गया है? ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे सर इसको 3 उपभागों में बांटा गया है। कितने उपभागों में बांटा गया है? आपका आंसर आना चाहिए 3 उपभागों में बांटा गया है। 3 उपभाग कौन कौन से 3 उपभाग है? ध्यान से सुनते रहिए। सभी भाई बहन क्लास को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें अच्छे अच्छे, ताकि हमारा सारा मैटर आराम से क्लियर होता जाए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपके सामने है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। सभी भाई बहन मिलकर अपने एक जीत हासिल करेंगे। आइए भाई, 3 भौतिक भागों के अंदर 3 उपभागों के अंदर पूर्वी मैदानी भाग को बांटा है। जैसे मैं बात करूं नंबर 1 अगर अपने बात करते हैं, कहा जाता है बाण गंगा या बनास बेसिन। बनास या फिर बाण गंगा या बनास बेसिन क्षेत्र कहा जाता है। सुनते रहिए आप लोग। इसी के साथ क्या कहा जाता है? इसी के साथ इसको कहा जाता है दोस्तों जैसे चंबल बेसिन क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र होता है? चंबल बेसिन क्षेत्र। और इसी के साथ कहा जाता है 3 नंबर को, जिसका नाम है माही बेसिन। कौन सा क्षेत्र है? माही बेसिन, या इसी को ही कहा जाता है मेरे दोस्त छप्पन का मैदान। क्या कहा जाता है दोस्तों? छप्पन का मैदान कहा जाता है। पेपर में प्रश्न आएगा कि पूर्वी मैदानी भाग को कितने भागों में बांटा गया है या कितने उपभागों में बांटा गया है? आप कहेंगे सर 3। कौन कौन सा 3 है? आपके सामने है बाण गंगा या बनास बेसिन, या बनास बाण गंगा बेसिन भी कहा जाता है, लेकिन इसी के साथ चंबल बेसिन और इसी के साथ 3 नंबर आपको याद रखना है माही बेसिन। अब सुनिए, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसकी बहुत सारी जो बातें हैं हमने इससे पहले जो क्लास की है उसमें हमने पढ़ लिया है। यहाँ पे आपको इतना याद रखना है, पूर्वी मैदानी भाग प्लीस्टोसिन काल का भाग था और 23% क्षेत्रफल था, जनसंख्या 39% थी, सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश। ये बात इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? आप कहेंगे सर पूर्वी मैदानी भाग है, 23% क्षेत्रफल है, लेकिन जनसंख्या तो 39% है। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है, जिसको कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? आप कहोगे 3 उपभागों में बांटा है। कौन कौन सा? बनास या बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन और आपकी माही बेसिन या छप्पन का मैदान। सुनते जाइए, बात क्या करेंगे। अगर आपसे पूछे कितने उपभागों में बांटा है, आपका आंसर आएगा सर 3। अब 3 उपभाग कौन से हैं? ध्यान से सुनते। जैसे मैं बात करूं नंबर 1 को अपने बनास कह लो या चाहे बाण गंगा कह लो, बात एक ही है, बनास या बाण गंगा बेसिन। बनास या बाण गंगा बेसिन से, बनास या बाण गंगा
बेसिन क्षेत्र। एक भाग तो ये है हमारे पास, एक भाग हमारे पास ये है जिसका नाम कौन सा है, आप कहेंगे सर चंबल बेसिन। कौन सा नाम है दोस्तों, आप कहेंगे सर चंबल बेसिन। तीसरा कौन सा है, तो आपके सामने लिखा है मैंने तीसरे का नाम, कहेंगे सर माही बेसिन। कौन सा नाम कहेंगे हम लोग, माही बेसिन, या इसी को ही कहा जाता है दोस्तों छप्पन का मैदान। कौन सा नाम लिया जाता है दोस्तों, छप्पन का मैदान कहा जाता है। दोस्तों ध्यान से सुन, अब अपने पास तीन भौतिक प्रदेश हैं, यहाँ पर 3 नंबर भौतिक प्रदेश की बात कर रहे हैं, पूर्वी मैदानी भाग की बात कर रहे हैं। पूर्वी मैदानी भाग को आगे चलकर कितने उपभागों में बांटा है, आप कहेंगे 3। कौन कौन सा है, बनास बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन और चंबल बेसिन के साथ माही बेसिन। दोस्तों ध्यान से सुनिए, अगर मैं बात करता हूं जैसे सबसे पहले बनास और बाणगंगा बेसिन की, इसमें क्या होगा कि जो आपकी नदी है बनास और जो आपकी नदी है बाणगंगा, कौन सी नदी है दोस्तों, बाणगंगा। आप ध्यान से सुनते रहिए कि बनास और बाणगंगा नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग क्या कहलाता है, आपका आंसर आना चाहिए बनास बाणगंगा बेसिन क्षेत्र कहलाता है, जो पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा है। अब सुनते जाइए, चंबल बेसिन की बात करें तो आप कहेंगे सर चंबल नदी द्वारा, किसके द्वारा, चंबल नदी द्वारा निर्मित क्षेत्र, किसके द्वारा भाई, चंबल नदी द्वारा निर्मित क्षेत्र क्या कहलाता है, आप कहेंगे सर चंबल बेसिन क्षेत्र कहलाता है। चंबल नदी द्वारा निर्मित क्षेत्र क्या कहलाता है, चंबल बेसिन क्षेत्र कहलाता है। तो आपका माही बेसिन क्षेत्र क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर माही नदी द्वारा, किसके द्वारा मेरे दोस्त, माही नदी द्वारा निर्मित क्षेत्र, किसके द्वारा, माही नदी द्वारा निर्मित क्षेत्र क्या कहलाता है, आपका आंसर आएगा कि माही नदी द्वारा निर्मित क्षेत्र माही बेसिन कहलाता है, जो पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा है। इसी पूर्वी मैदानी भाग में क्या है दोस्तों, 56 नदी नालों का, ध्यान से सुनते रहिए दोस्तों, 56 नदी नालों का समूह है। 56 नदी नालों का क्या है दोस्तों, तो आप कहेंगे 56 नदी नालों का समूह है। और ये जो 56 नदी नालों का समूह है ये क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे सर 56 का मैदान कहलाता है, 56 का मैदान कहलाता है। पूर्वी मैदानी भाग हमारा कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से सुनते रहिए। राजस्थान का भौतिक प्रदेश नंबर 3 हमारा कंप्लीट, क्योंकि इसकी बहुत सारी बातें हमने पीछे की क्लास में एक सारणी के अंदर पढ़ ली है। इतना बचा था कि कितने उपभागों में बांटा, 3, बनास या बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन या माही बेसिन। और इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, तो हमने पढ़ा है कि इसका निर्माण नदियों के द्वारा, और ये किसका भाग माना जाता है, तो गंगा व यमुना नदी द्वारा निर्मित भाग है। 3 उपभागों में बांटा गया है और इसका निर्माण तो नदियां करती है। अब सुनते हैं इसके बाद क्या पढ़ना है, इसके बाद की क्लास के अंदर अपने क्या देखेंगे, ध्यान से सुनते। राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है, आप कहेंगे सर 4। राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है, आप कहेंगे सर 4 भौतिक भागों में बांटा गया। कौन सा 4 नंबर भौतिक भाग है जिसका नाम क्या है, आपके सामने है दोस्तों नाम, आप बताएंगे नाम कि इसका नाम है दक्षिणी पूर्वी। कौन सा नाम रहेगा, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा नाम रहने वाला है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। राजस्थान का 4 नंबर भौतिक प्रदेश कौन सा है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। सुनते जाइए, अगर अपने बात करें कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कौन सा है, देखो ये जो भौतिक भाग बच गया है इसका नाम कौन सा है, आप कहेंगे सर इसका नाम दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। इसका नाम कौन सा है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। अब जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है नक्शे में हमने देख लिया है, इसके बाद क्या बातें करेंगे दोस्तों, ध्यान से सुनिए। जो हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है इसकी बहुत सारी बातें हमने पहले क्लियर कर ली है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का निर्माण कौन से काल में हुआ था, आप कहेंगे सर क्रिटेशियस काल में, क्योंकि आपने पढ़ रखा है इसके बारे में। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग किसका अवशेष माना जाता है, तो आप कहेंगे सर दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है जो गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। मैं कहूं दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग भारत के कौन से भौतिक प्रदेश का हिस्सा माना जाता है, तो आप कहेंगे सर प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का हिस्सा माना जाता है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग के पास
कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है? आप कहेंगे सर 6.89%, लेकिन लगभग में कह सकते हैं 7%। कितनी प्रतिशत जनसंख्या यहां पर निवास करती है? आप कहेंगे सर यहां पर जनसंख्या तो 11% निवास करती है। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं, राजस्थान के अंदर ऐसा कौन सा भौतिक प्रदेश है जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? आपका आंसर आएगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की जलवायु कैसी है? आप कहेंगे सर अति आर्द्र है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के पास मृदा कौन सी है? आप कहेंगे सर काली मृदा है, और काली मृदा के लिए कपास की खेती और मसाले वाली फसलें ज्यादा उगाई जाती है। कौन सी मृदा के अंदर? कब आप कहेंगे सर काली मृदा के अंदर। तो हमने बहुत सारी बातें इसकी पढ़ रखी है, और इसके बाद क्या पढ़ना है दोस्तों? ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए आप लोग। मैं आपके सामने यहां से कुछ ऐसे करके एक डायग्राम बना रहा हूं, इसके अंदर हम लोग काफी सारी बातें क्लियर कर जाएंगे, देखते जाना आप लोग। अब यहां पर आपका एक डायग्राम मैंने बनाया है, और ये डायग्राम भी ये लो, आपको पता चल गया कि ये डायग्राम सर अपने राजस्थान का बना रहे। ये लो सर आपके राज्य का, और ये लो आपका राज्य बना। बात क्लियर होगी? राजस्थान का डायग्राम भी आपके सामने है, और नीचे वाला जो बनाया है ये आपके प्रायद्वीपीय भारत का भाग मैंने बनाया है। सर प्रायद्वीपीय भारत मतलब प्रायद्वीप शब्द क्यों लगता है? ऐसा स्थल भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। लेकिन ऐसा स्थल भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। तो हमारा जो दक्षिणी भारत है ये तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, तो इसे क्या कह दिया है? प्रायद्वीपीय भारत कह दिया। सुनते जाइए आप लोग। अब देखिए इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। ये जो आपका भौतिक प्रदेश है इसका नाम कौन सा है? आप कहेंगे सर इसका जो नाम है इसका नाम है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा नाम है दोस्तों? तो इसका नाम है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये लो आपके सामने मैंने लिख दिया है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये लो दोस्तों आपके सामने है। अब सुनते जाइए। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बाद यहां पर एमपी के अंदर एक पठार है, ध्यान से सुनते। एमपी के अंदर एक पठार है, और एमपी के बाद यहां पर एक पठार है, ध्यान से सुन। यहां पर भी एक पठार, और इसके बाद यहां पर भी एक पठार है, और इसके बाद इस दिशा के अंदर भी एक पठार है, और इसके बाद यहां पर भी एक पठार है, और इसके बाद यहां पर भी एक पठार है। दोस्तों ध्यान से सुन, ये पठार है। प्रायद्वीपीय भारत है उसके अंदर कुछ पठारी भाग हैं, और ये पठार आपस में सब पठार क्या है? सारे पठार आपस में जुड़े हुए हैं। सारे पठार आपस में क्या हुए? तो सारे पठार आप कहेंगे कि जो ये सारे पठार हैं ये सारे पठार आपस में क्या हुए हैं? तो आप कहेंगे सर सारे पठार आपस में जुड़े हुए हैं। ये लो दोस्तों सारे पठार देखो। इन पठारों का क्या पता होना चाहिए आपको? तो इन पठारों का आपको नाम पता होना चाहिए कि ये जो पठार बना रखे हैं ये कौन कौन से पठार हैं, इनके कौन कौन से नाम हैं। तो आपको इन पठारों के नाम भी पता होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि यहां से प्रश्न बहुत बार प्रश्न। दोस्तों ध्यान से सुनिए। अगर मैं बात करता हूं ये जो पठार है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों मालवा का पठार। कौन सा पठार है दोस्तों? आप कहेंगे सर इसका नाम है मालवा का पठार। अब इसके बाद ये जो पठार है इसका नाम कौन सा है? तो इसका नाम है दोस्तों आप कहेंगे दक्कन का पठार। कौन सा पठार है मेरे दोस्त? आप कहेंगे सर दक्कन का पठार। दक्कन के पठार के बाद अगर अपने बात करते हैं तो ये जो पठार है इसका नाम आप कह सकते हो कि सर ये जो पठार है इसका नाम है कर्नाटक का पठार। कौन सा पठार है आपके सामने? कर्नाटक का पठार है दोस्त। अब ये जो पठार है इसका नाम आपके सामने है, कौन सा नाम है सर? तेलंगाना का पठार। कौन सा याद रखेंगे आप लोग? तेलंगाना का पठार है। अब सुनते जाइए। देखिए मालवा का पठार, दक्कन का पठार, कर्नाटक का पठार और तेलंगाना का पठार। इसी तरह हम यहाँ पर एक पठार है और इसका नाम है दंड का पठार, या इसे ही कहा जाता है दंड का पठार। दंड का पठार या इसे ही कहा जाता है दंड का पठार। और इस पठार का नाम है दोस्तों छोटा नागपुर का पठार। कौन सा नाम है दोस्तों? छोटा नागपुर का पठार। ये लो दोस्तों छोटा नागपुर का पठार है। अब जो छोटा नागपुर का पठार है
ये दंड के पठार से जुड़ा हुआ है, और ये दंड या दंड का पठार तेलंगाना के पठार से जुड़ा हुआ है, और ये तेलंगाना का पठार कर्नाटक के पठार से जुड़ा हुआ है, और ये पठार दक्कन के पठार से, और दक्कन का पठार मालवा के पठार से, और मालवा के पठार के साथ आपका भाग जुड़ा हुआ है। ये राजस्थान का कौन सा भाग जुड़ा हुआ है? दक्षिणी पूर्वी। प्रश्न दूंगा, आप लोगों को ध्यान से सुनते, आप लोग क्लास को शेयर करते रहे, आप नर्वस मत होइए, आपको बहुत सारा याद होने वाला है। यहां से सुनते रहिए सभी भाई बहन, सुनते रहिए। अब देखिए प्रश्न क्या आएगा। प्रश्न ये है आपके सामने दोस्तों, ध्यान से सुनते जाइए। प्रश्न क्या है हमारे पास? प्रश्न ये है अब हमारे पास कि जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, ये कौन से पठारी भाग का हिस्सा माना जाता है? ध्यान से सुनते कि दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग कौन से पठारी भाग का हिस्सा माना जाता है। दोस्तों देखो, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग कौन से पठार से जुड़ा हुआ है? मालवा के पठार से। कौन से पठार से? मालवा के पठार से। तो किसका हिस्सा माना जाता है? आप चुपचाप बताएंगे कि सर राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग मालवा के पठारी भाग का, मालवा के पठारी भाग का हिस्सा माना जाता है। दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न आप लोगों को दे रहा हूं, बहुत ही शानदार प्रश्न कि राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग कौन से पठारी भाग का हिस्सा माना जाता है? मालवा के पठारी भाग का हिस्सा माना जाता है। अब देखिए, अगर प्रश्न ये आ जाता है कि राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग अप्रत्यक्ष रूप से, कौन से रूप से पूछ रहा है आपके सामने? अप्रत्यक्ष रूप से पूछ रहा है। अब देखिए दोस्तों ध्यान से सुनिए, जिस दिन वो अप्रत्यक्ष रूप से पूछेगा, देखो ये सारे जो पठार हैं आपस में जुड़े हुए हैं, और सारे पठार कौन से भारत में है? प्रायद्वीपीय भारत के अंदर है, मतलब प्रायद्वीपीय पठारी भाग के हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से राजस्थान का पठारी भाग किसका हिस्सा माना जाता है? तो अब आपका आंसर आना चाहिए प्रायद्वीपीय पठारी भाग का, प्रायद्वीपीय पठारी भाग का। बहुत ही शानदार प्रश्न है। यहां पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं कि यार ये प्रश्न कैसा है कि राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश किसका हिस्सा माना जाता है? सीधा पूछा जाता है तो मालवा के पठारी प्रदेश का। लेकिन अगर पूछ दिया जाता है कि अप्रत्यक्ष रूप से किसका हिस्सा माना जाता है, तो आपका आंसर आना चाहिए कि प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का हिस्सा माना जाता है। अब सुनते के बाद सुनते जाइए आप लोग, आंसर आता जाएगा। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का निर्माण, ध्यान से सुनिए, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का अगर आपसे पूछा जाता है कि निर्माण की बात करें, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का निर्माण किससे हुआ है? आप कहेंगे सर ज्वालामुखी से। और ज्वालामुखी के किससे हुआ है? आपका आंसर आएगा कि ज्वालामुखी के लावा से हुआ है। ज्वालामुखी के किससे हुआ है दोस्तों? आप कहेंगे सर ज्वालामुखी के लावा से निर्माण हुआ है। ध्यान से सुनते जाइए, क्या आंसर क्या है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का निर्माण किससे हुआ है? आप कहेंगे ज्वालामुखी के लावा से हुआ है, ज्वालामुखी के लावा से हुआ है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, प्रश्न आएगा आपके सामने, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में चट्टान पाई जाती है, और कौन सी चट्टान पाई जाती है? ध्यान से सुन, आपका आंसर आना चाहिए कि दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में बेसाल्टिक चट्टानें पाई जाती है। कौन सी चट्टानें पाई जाती है दोस्तों? आपका आंसर आना चाहिए बेसाल्टिक चट्टानें। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का निर्माण कब हुआ था? आप कहें किससे हुआ था? ज्वालामुखी के लावा से। कब हुआ था? क्रिटेशियस काल में। अरे कौन से युग में हुआ था? ध्यान से सुनिए, अगर पूछा जाता है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का निर्माण कौन से युग में हुआ था, आपका आंसर आना चाहिए आर्कियन युग में। कौन से युग में हुआ था? आर्कियन युग में। इसी कारण ये माना जाता है संसार का सबसे प्राचीनतम पठारी भाग। ध्यान से सुनिए, संसार का सबसे प्राचीनतम पठारी भाग कौन सा है? तो आपका आंसर आना चाहिए दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है, ये संसार का सबसे प्राचीनतम पठारी प्रदेश है, संसार का सबसे प्राचीनतम पठारी प्रदेश। अब सुनते जाइए इसके बाद क्या है। इसके बाद प्रश्न जो आपके सामने आएगा, प्रश्न ये आएगा, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? आप कहेंगे सर इसको 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? आपका आंसर आएगा कि इसको 2 भागों में बांटा गया है। अरे इसको कौन से 2 भागों में बांटा गया है? आप कहेंगे सर इसको 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 बांटा गया इसको विंध्यन कंगार भूमि, विंध्यन कंगार भूमि के रूप में बांटा गया है।
और दूसरा भाग बनाया गया इसका दक्कन का पठारी प्रदेश। दक्कन का पठारी प्रदेश, ध्यान से सुनते रहिए, आंसर आना है दक्कन का पठारी प्रदेश। अब सुनते जाइए, हमने पढ़ा क्या है? पूर्वी मैदानी भाग पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा है? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग पढ़ा है। सुनते जाइए, आज के सेशन के अंदर पहले सुनेंगे अपने, एक बार अपने रिवाइज करके लाते हैं, फिर देखते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनते जाइए। अगर मैं बात करूं कि पूर्वी मैदानी भाग है, इसके पास, पूर्वी मैदानी भाग के पास क्षेत्रफल कितना है? आप कहेंगे सर पूर्वी मैदानी भाग के पास जो क्षेत्रफल है ये 23%। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसके पास जनसंख्या कितनी है, आप कहेंगे सर 39%। मैं कहूं कि इसके अंदर जिलों की संख्या कितनी है, आप कहेंगे सर इसमें जिलों की संख्या 10 है। पूर्वी मैदानी भाग का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? आप कहेंगे सर नदियों के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? नदियों के। पूर्वी मैदानी भाग को नदी बेसिन क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदियों के द्वारा हुआ है? आप कहेंगे सर गंगा व यमुना नदी द्वारा निर्मित जो भौतिक प्रदेश है उसका नाम कौन सा है? आप कहेंगे सर पूर्वी मैदानी भाग। और इसको कितने उपभागों में बांटा है? आप कहेंगे सर इसको 3 उपभागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? बाण गंगा या बनास, बनास या बाण गंगा बेसिन, चंबल बेसिन या इसी को कहा जाता है माही नदी बेसिन, और इसी को ही कहा जाता है छप्पन का मैदान। अब सुनते जाइए, बनास बाणगंगा बेसिन क्या है? कि बनास और बाणगंगा नदियों द्वारा निर्मित क्षेत्र क्या कहलाता है? आप कहेंगे सर बनास या बाणगंगा बेसिन क्षेत्र कहलाता है। इसी तरह चंबल नदी द्वारा निर्मित क्षेत्र क्या कहलाता है? चंबल नदी द्वारा निर्मित क्षेत्र चंबल बेसिन या चंबल नदी बेसिन क्षेत्र कहलाता है। लेकिन आपका माही बेसिन माही नदी द्वारा निर्मित क्षेत्र होता है, और इस माही बेसिन के अंदर 56 नदी नालों का समूह है, इसी कारण इसको 56 का मैदान भी कहा जाता है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश देखो आपस में सभी प्रायद्वीपीय पठारों से जुड़ा हुआ है, इसी कारण ये मालवा के पठारी भाग का हिस्सा माना जाता है, क्योंकि सबसे नजदीक इसके कौन सा भाग पड़ता है? तो आप कहेंगे सर मालवा का पठारी भाग। और अप्रत्यक्ष रूप से किसका हिस्सा माना जाता है? तो आप कहेंगे सर प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का हिस्सा माना जाता है। इसी तरह कि जो आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, इसका निर्माण कौन से किसके द्वारा हुआ है? आप कहेंगे सर ज्वालामुखी के लावा से इसका निर्माण हुआ है। इसमें कौन सी चट्टान पाई जाती है? आपका आंसर आएगा दोस्तों बेसाल्टिक चट्टानें इसमें पाई जाती हैं। इसका निर्माण कौन से युग में हुआ है? आप कहेंगे सर आर्कियन युग में हुआ है, इसी कारण ये संसार का सबसे प्राचीनतम पठारी भाग माना जाता है। ध्यान से सुनते जाइए, अगर पूछे कि इसको कितने उपभागों में या कितने भागों में बांटा गया है, आप कहेंगे सर इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो बांटा गया है विंध्यन कंगार भूमि के रूप में, और दूसरा बांटा गया है दोस्तों दक्कन का पठारी भाग। इसी के साथ दोस्तों हमारा राजस्थान का भौतिक प्रदेश कंप्लीट होता है। राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंदर चारों भौतिक भाग हमने कंप्लीट किए हैं। उत्तरी पश्चिम ऊष्णीय प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। अगर आप भाई बहनों को अगर ये भौतिक प्रदेश की जो क्लासें मैंने आपके सामने पेश की, अगर आपको अच्छा लगा है दोस्तों, तो आप शानदार तरीके से आप नोट्स बनाइए। एक बात ध्यान रखना कि मैं जो टॉपिक करवा रहा हूं मैं पूर्णतः 100% करवाने की कोशिश करता हूं, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूं। और ये मैं कब पूरा कर पाऊंगा, ये आप लोगों के हाथ में। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, आप अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, जिनसे मुझे ये एनर्जी मिले, ताकत मिले कि आने वाली जो क्लासें हैं मैं आपके लिए बहुत सारी शानदार तरीके से पेश कर पाऊँ। तो सभी भाई बहनों से मेरी गुजारिश है, निवेदन है कि क्लास को एक तो आप लोग अगर देखें तो आप लोग पूरा देखें, वीडियो को पूरा देखोगे आप लोग तभी आपको समझ में आने की बात है। अगर आप वीडियो को एक बार शुरू करते हो और उसको छोड़ लेते हो तो पूरा नहीं देखोगे, आपको सिलेबस क्लियर नहीं कर पाओगे, आपके समझ में नहीं आना। आप मेरी क्लासें कंटिन्यू क्लासें आ रही है, मैं आपके सामने डेली 8:30 बजे लाइव आ रहा हूं दोस्तों। मेरा एक ही मकसद है, मेरा जितना भी शानदार सब्जेक्ट है सभी भाई बहनों तक मैं पहुंचा पाऊं, और इनको मैं ये बता पाऊं कि याद करवाने वाला अगर बंदा है तो वो राजस्थान के अंदर केपी सर है, वो केपी सर हमें याद करवाता है। तो सभी भाई बहनों से एक बार फिर मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, सभी भाई बहन क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और नमस्कार मेरी तरफ से सभी भाई बहनों का, और बहुत सारा आभार व्यक्त करता हूं मैं आपका। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से नमस्कार, जय हिंद। ओके दोस्तों।